नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी शिपुवन शर्मा। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर के लिए की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और पहली बड़ी खबर इस वक्त सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे का आज दूसरा दिन है। बीते दिन पीएम मोदी पहुंचे थे। इस दौरान ब्रुनेई सुल्तान हाजी हसनल से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर ग्रीन सिग्नल की बात भी सामने आई है। आज शाम ही पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की बात सामने आई है और जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एनर्जी एक्ट, यानी कि ऊर्जा समझौते को लेकर भारत और ब्रुनेई के बीच जो दोनों देश प्रमुख हैं उनके बीच सीधा संवाद की बात सामने आई है। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और समझौतों के बीच एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से कुणाल ने बताया कि दोनों देशों में कई समझौते हो सकते हैं और काफी अहम दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है और ब्रुनेई के बाद सिंगापुर की तरफ पीएम मोदी रवाना होंगे और आज इसका दूसरा दिन है, यानी कल पहला दिन। काफी बड़ा दौरा ये माना जा रहा है और दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स होंगी, दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया जाएगा। वहीं पर आज शाम को पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच में कई बड़े समझौते होने की संभावनाएं है। वहीं पर आपको बता दें कि वर्ष 2013 में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने भी इस देश का दौरा किया था, लेकिन अभी की बात करेंगे तो ये दौरा ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंटरनेशनल फिगर बन चुके हैं और हर एक देश यही चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ अच्छे संबंध जो है वो बनाए जा सके। और इसी बीच पीएम मोदी का आज दूसरा दिन यहाँ पर ब्रुनेई में है और आज शाम को वो सिंगापुर पहुंचे। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पर समझौते के तहत सीधी बायलैटरल टॉक हो रही है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें की अपने ब्रुनेई दौरे के दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। तो बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे ब्रुनेई, जहां पर ब्रुनेई दारुसलाम पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी वहां के सुल्तान हाजी हसनल से मुलाकात करते हुए नजर आए। कई अहम समझौतों पर दोनों के बीच सीधा संवाद हुआ और उसी के तहत एमओयू साइन हुए हैं। इसके बाद आज शाम ही पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर निकल रहे हैं, जहां पर एक दिवसीय सिंगापुर दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहां पर भी कई बड़े अहम समझौतों के तहत दोनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके बीच सीधा संवाद होता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आपके सामने जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल से हुई है। इस दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ सीधे नजर आए। कई महत्वपूर्ण समझौतों में एक महत्वपूर्ण समझौता एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी का एनर्जी एक्ट पर। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की
40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। एक बार फिर इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। योर मैजेस्टी, आपके भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां पर वो ब्रुनेई सुल्तान हाजी हसनल के साथ सीधे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान किस तरह से दोनों मुल्कों के बीच मजबूत होते संबंध और 40 साल के शानदार इतिहास की बात यहां पर रखते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विकास के मद्देनजर भारत की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और इसी के तहत ब्रुनेई पहुंचना उनके लिए एक बेहद यादगार और शानदार पल भी। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर वो 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पहली रैली अनंतनाग में है और दूसरी जम्मू रीजन के संगलदान में। रैली के लिए कांग्रेस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन अलायंस के तहत विधानसभा के चुनावी समर में उतर रहे हैं। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी की यह पहली विधानसभा चुनाव की औपचारिक रैली हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तमाम राजनीतिक दलों को अगर एक ही दायरे में रखें तो किसी एक बड़े नेता की यह पहली चुनावी तकरीर मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ रहे हैं। स्वागत, शुक्रिया आपका। राहुल गांधी की जनसभा कितनी महत्वपूर्ण, और वो भी तब ऐसे वक्त में जब सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ कितने लोग थामते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल जब आप जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात करते हैं, असेंबली की बात करते हैं, तो ये नेशनल हुकअप पर पहले लीडर होंगे
जो इस वक्त श्रीनगर आएंगे, जम्मू आएंगे और एक नहीं एक के बाद एक 2 जनसभाओं से वो संबोधित होंगे, एक जम्मू के अंदर, एक कश्मीर के अंदर। तो सीधी सी बात है, सबकी नजरें नेशनल हुकअप पर, सबकी नजरें आज राहुल गांधी पर रहेंगी कि किस तरीके से वो जो नेशनल इश्यूज है उनको सामने रखेंगे और जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको लेकर वो कैसे सामने आएंगे, क्योंकि ये 2 जगहें जो चुनी गई है राहुल की रैली की, ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट है, लेकिन वहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, यानी दोनों कैंडिडेट वहां पर है। लेकिन दूसरा जो है वो साउथ कश्मीर है, जो एक जमाने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बेस्टन माना जाता था, एक हब माना जाता था, लेकिन अब की बार इनरोड बहुत सारी पार्टीज ने किया और यही वजह है कि कांग्रेस ने जब अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया तो डूरू वाली सीट जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट थे गुलाम अहमद मीर, वहां उनको दे दी गई और वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कैंडिडेट। और अभी राहुल तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में वहां पर भी पहुंचेंगे। तो ये 2 रैलियां जो होंगी ये बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, एक कांग्रेस काडर को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए और ज्यादा उकसाने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग में आए और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, एक तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है जिसको लेकर अभी भी बहुत सारी बातें हो रही है, उस पर भी आज बहुत सारी चीजें जो वो क्लियर होंगी, क्योंकि खबर ये है न सिर्फ राहुल बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और नेता भी उनके साथ रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मंच को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला के द्वारा भी साझा किया जाएगा। और भले ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं किया है, लेकिन उनकी इस चुनावी रैली में राहुल गांधी की एक झलक नजर आ जाएगी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो हमारे सामने है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो सामने, कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया है। और यही वजह है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो किस तरीके से रीजनल एस्पिरेशंस को लेगा और स्पेशली सबकी नजरें 35A 370 स्टेटहुड को लेकर होगी, क्या वो चीजें इसमें होंगी। और जो ही वो चीजें इसमें आएंगी तो आप देखेंगे कि बीजेपी पलटवार और काउंटर वार जो वो शुरू करेगी। लेकिन आज जब राहुल आएंगे तो मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है और जो हमारे सोर्सेज है वो यही बता रहे हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को वो टच करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की जो 10 साल बेमिसाल का नारा है उसको पंचर करने की कोशिश करेंगे और साउथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करें, उस पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा, रादर ये कि वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर आए। गौर सर, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करेंगे, पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं और इलेक्शंस के अनाउंसमेंट होने के बाद कई बड़े चेंजेस कांग्रेस में आए, प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया गया और भी काफी सारे सेटबैक्स कांग्रेस के लिए हुए। लेकिन वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में अच्छा होल्ड है, खास तौर पर कश्मीर वैली में। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आड़ में जम्मू कश्मीर में सत्ता बनाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस का होल्ड कितना है वो आने वाले दिनों में तो पता लगेगा, लेकिन जब आप 2014 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हैं और उसके बाद जो डीडीसी बीडीसी या पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं उसमें कोई शक नहीं है कांग्रेस विद इन द कांग्रेस बहुत फैक्शंस थे, यानी कांग्रेस विद इन द कांग्रेस थी, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल वर्कर जो था वो अलग अलग बिखर गया और वो मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर चला गया। लेकिन ये बात सही है, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये चुनाव से सिर्फ चंद दिन पहले की है, जिस दिन अलायंस को स्विच किया गया, अलायंस बनाया गया, तो उसके बाद एक यूनानिमस चेहरा दिया गया कांग्रेस की तरफ से तारिक हमीद करा को, और उसके बाद ये लग रहा है कि शायद पार्टी एक होकर चुनावी दंगल में आएगी, क्योंकि कहीं से भी कोई ज्यादा रिवोल्ट की खबर नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई तौर पर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी, एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सत्ता में आने के लिए एक मेजर पार्टनर बनने के लिए आपको 44+ तक जाना पड़ेगा और कांग्रेस क्या अपने बलबूते पर उतना जा पाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर में वो सिर्फ चंद सीटें लड़ रही हैं और जम्मू के प्रोविंस पे जहां पर वो लड़ रही है वहां हर जगह पर वो जीत कर आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हो सकता है आगे अलायंस में आगे बढ़े, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं अलायंस को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, उसमें मनमुटाव आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार अप एंड डाउन भी इस पूरे इलेक्शन के दौरान हम देखते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की एक नैरेटिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से हम लगातार देख रहे हैं,
अच्छा, ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये सेंट्रल लाल चौक है जो एक जमाने में काफी ज्यादा वायलेंट माना जाता, लेकिन यहाँ से अभी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो नई पार्टी बनी है उनके जो चीफ है सईद अल्ताफ बुखारी, वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। और इन तस्वीरों के बीच में जो नारे बहुत पहले हम सुना करते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, इधर रिश्ता क्या, उधर रिश्ता क्या, उनको एंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन देते हुए, मेन स्ट्रीम का नारा देते हुए यहाँ पर ये सारे लोग आज नजर आ रहे हैं। और ये एक क्लियर कट मैसेज और चेंज है जो आने वाले दिनों में हमें पूरे इलेक्शन कैंपेन में दिखेगी। अब अल्ताफ बुखारी की इन इलेक्शन में जो प्रेजेंस है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? क्योंकि लगातार चर्चाएं इस बात की भी हो रही है कि नो डाउट हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी बड़े नंबर लेकर सामने आए, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी। देखिए, किंग मेकर की भूमिका में कुछ निर्दलीय हो सकते हैं और ये छोटी पार्टियां जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, क्योंकि एंटायरली उन्होंने सभी सीट उस पर नहीं उठाए हैं, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो एक किंग मेकर के तौर पर उभर सकते हैं। क्योंकि जो अब देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी राहें ज़्यादा हमवार नहीं है, डिस्पाइट वो बड़ी ये कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऑल इज़ वेल और सब कुछ उनकी किटी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता तो शायद उमर नॉर्थ से हारते नहीं। फिर इंजीनियर रशीद का एक ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ साउथ में हम देखते थे जब चुनाव चल रहा था, वो सारा फैक्टर चेंज हुआ है, वो श्रीनगर तक आ गया और एंटायर साउथ के अंदर चल रहा है। कल हमने देखा कि साउथ के अंदर किस तरीके से इंजीनियर रशीद की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, नौजवान खुद निकल रहे हैं और मोबिलाइज हो रहे हैं। और आखिरी 5-6 दिन जो साउथ के रहेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर सबसे बड़ा फैक्टर जमात का है, जिन्होंने कुछ इलाकों के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े तो किए हैं, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी खड़ा किया है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो देखने को मिल सकता है। अल्ताफ बुखारी की प्रेजेंस, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप देखते हैं? कितनी सीटों पर इनका इम्पैक्ट होगा? क्या सिर्फ अपने नॉमिनेशन तक ही सिमट कर रह जाएंगे या फिर एक बड़ी उम्मीद की जा सकती है इनके उन तमाम वादों से जिसको जनता सीधे देख रही है? देखिए, अभी वादे तो बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि सबके वादे हैं बड़े बड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे निकल कर क्या कुछ सामने आएगा वो मैटर करेगा। लोकसभा इलेक्शंस में गौर से जिस तरीके से इनडायरेक्टली बीजेपी और अल्ताफ बुखारी की जो अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उनमें अलायंस देखने को मिला था, तो अब क्या लगता है, क्या कुछ पिक्चर क्लियर हुई है इस अलायंस को लेकर असेंबली इलेक्शन? अभी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का डायरेक्टली कोई अलायंस नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले राम माधव श्रीनगर में थे, तो जब उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात की तो उन्होंने ये क्लियर किया कि हमारा कोई अलायंस किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन जब अलायंस नहीं है तो सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, और राम माधव माने जाते हैं अपने सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से कि मुख्तलिफ जगहों पर उनके लोग हैं जो इस सत्ता के अंदर आ सकते हैं। तो यही वजह है कि वो कंटिन्यूसली इन टच है लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और वो लाइक माइंडेड लोग कितने जीत कर आएंगे वो बाद में एक बड़ा फैक्टर हो। ठीक है, और इसी बीच रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। सीधे भारतीय जनता पार्टी चुनाव से जुड़ी हुई, चुनाव के परचम को लेकर बीजेपी तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। आगामी 6 सितंबर को गृह मंत्री का ये संभावित दौरा है और इस बात की संभावना है कि इसी दौरान इलेक्शन मैनिफेस्टो पर भी ऐलान हो जाए। इशफाक सर, कितनी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था कि सबकी निगाहें अब बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और क्या कुछ उम्मीद की जाए कि उनका ये दौरा मैनिफेस्टो तक पहुंचेगा? गृह मंत्रालय के अंदर सोर्स है वो इस बात को कंफर्म कर गए 6 और 7 तारीख को गृह मंत्री जम्मू के अंदर रहेंगे, और 6 तारीख को तकरीबन 3 बजे के बाद जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा जम्मू कश्मीर के लिए उसको सामने रखा जाएगा, पूरा मैनिफेस्टो रखा जाएगा। और उस मैनिफेस्टो के अंदर काफी नई चीजें अब की बार देखने को मिलेगी जो शायद नेशनल मैनिफेस्टो में आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जहां डेवलपमेंट की बात होगी, जहां नौजवानों को रोजगार की बात होगी, वहीं पर कुछ ऐसे मुद्दों को भी टो करने की कोशिश की गई है जिन्हें बीजेपी वादा कर रही है कि वो 10 से 12 गारंटियां ऐसी देंगे जिनको वो लेकर चलने की कोशिश करें। तो सबकी नजरें 6 तारीख पर रहेंगी, और 6 की शाम और 7 तारीख को 2 बड़ी जनसभाएं भी होनी है। एक तो पॉलिटिकल कन्वेंशन होने हैं और दूसरी एक बड़ी जनसभा होनी है। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो ये एंटायर हफ्ता आपको पॉलिटिकल बज दिखेगा जम्मू के अंदर। और फिर हमारे पास ये भी खबर है कि नेक्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब भी
एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर एक बड़ी जनसभा से वो संबोधित होंगे। तो कुल मिलाकर जो इलेक्शन फर्स्ट फेज के नजदीक आ रहे हैं, सेकंड फेज के नजदीक आ रहे हैं, उतना ज्यादा इलेक्शन कैंपेन जो है वो बढ़ रहा है। नो डाउट कि जम्मू का एंटायर जो जम्मू डिवीजन आपका है, इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% सीट जो है वो थर्ड फेज के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कैंपेनिंग का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैदान में है, तरुण चुग मैदान में है, जी किशन रेड्डी मैदान में है और इस तरीके से 40 के करीब और लीडर्स हैं जो स्टार कैंपेनर्स हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन 6 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी का। एक और छोटा सा सवाल, उसके बाद इजाजत लेंगे, क्योंकि सब आम जनता की निगाहें इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही होती है कि भाई ये क्या लेकर आ रहे हैं, क्या वादे पूरे करेंगे। नो डाउट पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो बात की थी कि स्टेटहुड के तमगे को हम वापस देने का प्रयास करेंगे, बेटर क्वालिटी लाइफ की बात उन्होंने की थी और साथ ही साथ रोजगार की उन्होंने बात की थी। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस बार उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में आम जनता को देखने को मिलेंगी? देखिए, यहाँ पर एक बर्निंग इशू है और जिस इशू को लेकर पिछले दिनों बीजेपी के सीनियर नेता ने भी कहा था, लाखों लोग कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से परमानेंट नहीं हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि उन्हें परमानेंट करे। वो एक बड़ा फैक्टर है और अगर आपकी बार बीजेपी उसको टच करने में कामयाब हुई तो मिरेकलस चेंज आप देखेंगे एंटायर वोटर ईवीएम्स के अंदर। तो मुझे ये लग रहा है कि एक तो वो होगा, उनके लिए एक थोड़ी सी राहत जरूर इसमें होगी। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से बिजली और कर्जे माफ करने का ऐलान अदर पार्टीज ने किया है, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में होगा। वो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर बीजेपी की तरफ से उस तरीके का मैनिफेस्टो आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बड़े महत्वपूर्ण सियासी घटनाक्रम पर अपना रुख रखने के लिए। इसी बीच आरएसएस लीडर बीजेपी नेता राम माधव क्या कुछ कह रहे हैं, डाले कश्मीर। चलो भाई, कश्मीर में नॉमिनेशंस का सिलसिला जारी है। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार यहाँ लेजिस्लेचर के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव ये साबित होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिनके कारण या जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। वो पूरा भरोसा हमको है। जो शांति चाहने वाले, आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाले, विकास चाहने वाले, ऐसे नए लोग, नए पार्टियां, नए लीडर्स कश्मीर घाटी में भी उभरेंगे। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व के नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहाँ बनने जा रहा है। उसमें हमारे पार्टी की तरफ से लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे युवा साथी इंजीनियर, डीडीसी मेंबर एजाज हुसैन को बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा है। लाल चौक से इंजीनियर यहाँ ऑलरेडी डीडीसी रहते हुए बहुत कुछ काम किया है। उस काम को एक एमएलए रहते हुए और आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर की जनता से, विशेषकर लाल चौक की जनता से तो अपील करेंगे कि इंजीनियर को वोट दे। और जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी, पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं, उनको डिफीट करना पड़ेगा। नया नेतृत्व जो शांति, विकास चाहेगा, उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में एक नई सरकार इस राज्य में बनेगी। हमने कश्मीर की जनता की स्ट्रैटेजी है,
जम्मू कश्मीर के जनता की इच्छा है, नया नेतृत्व चाहिए, अच्छी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो दो परिवारों के चंगुल में फंस गया सा ये राज्य पूरा, उन परिवारों को मुक्ति दे दो, उनको छुट्टी करो, इस राज्य को मुक्ति दिलाओ। उसके लिए नए युवा जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। लोकतंत्र में सबके लिए स्थान है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आ गया है, उनका हम स्वागत करेंगे, पर आतंकियों का या एक्स मिलिटेंट्स का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस चुनाव शांतिपूर्ण होगा, चुनाव एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ये भरोसा मोदी जी का है। जैसा पार्लियामेंट चुनाव आपने देखा कितना ट्रांसपेरेंट हुआ है, कितना स्वच्छ ढंग से चुनाव इस राज्य में संपन्न हुआ है, इससे राज्य के लोगों को भी भरोसा आया। इसलिए आप जिनका नाम ले रहे वो भी आप चुनाव लड़ने पे विश्वास रख रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में अच्छा चुनाव होता है, सही चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये विश्वास मोदी जी ने दिलाया है और इसमें सभी लोग आगे आए, लोकतांत्रिक ढंग से आगे आए। अच्छी जम्मू कश्मीर में काफी काम किया है। नहीं, जरूर मैं कहता हूं कि बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल के रूप में उभरने वाला है और उसके बाद जो परिस्थिति निर्माण होगी उस पे हम अपना रणनीति उस समय तैयार करेंगे। बीजेपी इस राज्य में सबसे बड़ा दल बनने वाला है, उसके बाद ही बाकी लोग हैं। जी का प्रवास जम्मू में होने वाला है 6 तारीख 7 तारीख को, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और नेताओं का। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जो है राम माधवन, वो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर से जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके अलायंस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मर टेररिस्ट हैं, जो एक्स टेररिस्ट रह चुके हैं, उनकी मदद लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करी है। इसी बीच लखनऊ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संबोधित करते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। यही प्रदेश ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज से 7.5 वर्ष पहले यह प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था कि अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर थे। आज यही प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और मेरा यह मानना है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी और जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ नियुक्ति हो रही है, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हर कार्मिक कार्य करने लग जाएगा तो अगले 3 से 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी का सम्मान होगा, अन्नदाता किसान प्रसन्न होगा और समाज में चारों ओर खुशहाली होगी। और उस खुशहाली को लेकर के ही डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने।
और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला, उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना। तो यूपी SSSC द्वारा चयनित 1335 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांटे गए। इस दौरान मंच पर मौजूद रहे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है। ब्रेक के बाद सीधे रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल का सिलसिला जारी, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और 90 सीटों पर ये चुनाव होंगे। इस बीच में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए मिनी कमेटी गठित की है, जहां पर आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर कुछ अनबन चल रही है। लेकिन जैसे ही जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी, इन दोनों के बीच में अलायंस हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस हो सकता है। उसी बीच में बीजेपी की भी पहली लिस्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगी, पहली सूची जारी की जाएगी। 3 सदस्यता कमेटी का गठन किया गया है और कई बड़े चेहरे इस कमेटी में जो है वो शामिल होंगे। बता दें कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हरियाणा में भी
सियासी हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है और गठबंधन को लेकर अभी आम आदमी पार्टी का जो मीटिंग का दौर है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो 10 सीटों की डिमांड उसके द्वारा रखी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रांग मानी जा रही है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि केवल 7 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। अब जब इन दोनों बातों में समन्वय होगा, समीकरण किस तरीके से बनेगा वो देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल, तो लोकसभा के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर लगातार एक के बाद एक कई राउंड टेबल मुलाकात चल रही है। पिछले 2-3 दिनों से मुलाकात ये हुई है केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच, और आज भी ये चौथे दौर की बातचीत की बात सामने आई है। मुद्दा फंस रहा है 3 सीटों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद ठीक उसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग की बात की है। 90 में से 10 सीटों की मांग की गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अगर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो यहां पर सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी के हाईकमान से किसी तरह के निर्देश नहीं आए हैं, लिहाजा अभी कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हमारी सभी तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने की है। जैसे ही शीर्ष नेतृत्व कोई सिग्नल देगा हम उस दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन तब तक 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पूरी कोशिश में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लगातार अगर हमने देखा तो गठबंधन के तहत 10 में से 1 सीटों पर कांग्रेस के साथ उसने चुनाव लड़ा था, 9 पर कांग्रेस लड़ी थी और 1 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। उसी फॉर्मूले के तहत विधानसभा चुनाव में भी यहां पर चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ नेताओं का कहना है, सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है, इसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे कि वो क्या राय दे रहे हैं। इसकी बात हमें तो इसकी खबर मीडिया से मिली है और जहाँ तक गठबंधन की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूंगा। तब अकेले लड़ने का विचार आप ही कह रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के अंदर इन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बंद कर। और इसी के साथ आज की न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।